तो चलिए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी शानदार कॉर्पोरेट सर्वाइवल स्टोरी पर चर्चा करते हैं जिसने लिटरली दुनिया को बदल कर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक डूबती हुई और पूरी तरह से परेशान कंपनी ने बिल्कुल अनजाने में ही सही मॉडर्न इंटरनेट का पूरा आधार यानी आर्किटेक्चर बना डाला। सुनने में किसी साइफाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 के आसपास। .com क्रैश का वो डरावना दौर जब इंटरनेट कंपनियां किसी ताश के महल की तरह बिखर रही थीं। उस वक्त Amazon के स्टॉक की कीमत 93% तक गिर गई थी। एक ही झटके में शेयर्स $107 से सीधा $7 पर आ गिर थे। हालात सच में इतने खराब थे कि जर्नलिस्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ओपनली Amazon के बैंक्रप्सी यानी दिवालिया होने का मॉडल तैयार कर रहे थे। कंपनी लगातार पैसे जला रही थी और लग रहा था कि बस अब इनका खेल खत्म है। ये एकदम डेविड और गुलायत वाली सिचुएशन थी। एक तरफ थी Amazon जो साल का $1.4 बिलियन का भारी नुकसान उठा रही थी, और दूसरी तरफ थी रिटेल मार्केट का बेताज बादशाह वॉलमार्ट जो उसी वक्त $5.38 बिलियन का शुद्ध मुनाफा कमा रहा था। Amazon एक ऐसे कमजोर डोमिनो की तरह दिख रहा था जो बस गिरने ही वाला था, जबकि वॉलमार्ट अपने इस छोटे से राइवल के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार कर रहा था। भाग 1 द स्प्रेडशीट केओस। आइए समझते हैं कि कंपनी के बिल्कुल अंदर चल क्या रहा था। बाहर के फाइनेंशियल हंगामे को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो अंदर एक अलग ही लेवल की समस्या थी। वहां एक बुक्स टीम थी जिसका काम था एक आसान सी 5 कॉलम वाली स्प्रेडशीट को मेंटेन करना। इसमें किताब का नाम, कीमत, टैक्स, इन्वेंट्री की जगह और हर महीने होने वाली सेल्स लिखी होती थी। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि Amazon के अंदर काम करने वाली 40 अलग-अलग इंजीनियरिंग टीम्स 40 अलग-अलग प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके एक ही वक्त पर इस एक अकेली स्प्रेडशीट को एक्सेस कर रही थी। अब देखिए, एक छोटे से इंजीनियरिंग फैसले ने कैसा हंगामा खड़ा कर दिया। बुक्स टीम ने सोचा कि डेसिमल्स यानी बिंदु हटाकर नंबर्स को क्लीन रखा जाए। जैसे $10.00 को उन्होंने सिर्फ 1000 लिख दिया। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये काफ़ी अच्छी और आम प्रैक्टिस मानी जाती है, लेकिन मार्केटिंग टीम का प्रोग्राम इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था। उसने सीधा 1000 पढ़ा, उसके आगे चुपचाप डॉलर का साइन लगा दिया और अचानक से Amazon के होम पेज पर एक $10 की किताब $1000 की बेस्ट सेलर बनकर दिखने लगी। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? ऐसी घटनाएं हर रोज सैकड़ों बार हो रही थी, क्योंकि अलग अलग टीम्स एक दूसरे से बिना बात किए एक ही डेटा को अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रही थीं। नतीजा ये निकला कि Amazon का पूरा सिस्टम बार बार टूट रहा था और कंपनी के ऑपरेशंस लगातार ठप पड़ रहे थे। एक का फिक्स दूसरे का सिस्टम बिगाड़ रहा था। भाग 2 द सर्विस विंडो। यहां से कहानी थोड़ी पलटती है। इस रोज रोज के केओस ने जेफ बीजोस को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने 2002 में एक ईमेल भेजा, एक ऐसा मैंडेट जो आज सिलिकॉन वैली का लेजेंड बन चुका है। इस नए नियम के अनुसार अब कोई भी टीम किसी दूसरी टीम का रॉ डेटा सीधे छू भी नहीं सकती थी। अगर मार्केटिंग टीम को कीमत जाननी है तो उन्हें स्प्रेडशीट में अपना प्रोग्राम नहीं घुसाना था, बल्कि उन्हें एक नई डिजिटल सर्विस विंडो तक आना था, एक प्रॉपर रिक्वेस्ट देनी थी और सटीक जवाब का इंतजार करना था। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मार्केटिंग टीम ने रिक्वेस्ट भेजी, मुझे इस किताब की कीमत बताओ, और विंडो से जवाब आया 10। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में सीधा किचन में जाकर खुद खाना नहीं बनाते, बल्कि एक वेटर को ऑर्डर देते हैं और वो वेटर किचन से खाना लाकर देता है। टेक्निकल भाषा में इस सर्विस विंडो को ही API कहा जाता है। काफ़ी आसान और सुलझा हुआ तरीका है ना? लेकिन बेजोस ने इस नियम के आखिर में एक ऐसी बात कह दी जो उस वक्त सुनने में बेहद अजीब लग रही थी। उन्होंने लिखा कि इन सभी सर्विस विंडोज़ को इतने बेहतरीन ढंग से बनाया जाना चाहिए कि आने वाले कल में Amazon के बाहर के बिल्कुल अनजान लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकें। उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये एक सिंगल सेंटेंस फ्यूचर के $1 ट्रिलियन बिजनेस का बीज था। भाग 3 रेंटिंग द क्लाउड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नियम सिर्फ किताबें बेचने वाली टीम्स तक सीमित नहीं रहा। इसने उन इनविजिबल टीम्स को भी बदल कर रख दिया जो Amazon की हेवी मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते थे। उन्हें भी अपनी खुद की सर्विस विंडोज़ बनानी पड़ी। अचानक से हाईली कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे फाइल्स को स्टोर करना या कंप्यूटिंग पावर हासिल करना, ये सब बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर किया जा सकता था जैसे होटल में रूम सर्विस। एक रिक्वेस्ट भेजो और कंप्यूटिंग पावर हाजिर। इसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया।
पुरानी दुनिया में किसी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए फिजिकल सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, उन्हें ठंडा रखने के लिए एसी रूम्स लेने पड़ते थे और इंजीनियर्स हायर करने पड़ते थे। लेकिन अमेज़न के अंदर वहां के इंजीनियर्स को अगर स्टोरेज चाहिए होती तो वो बस एक बटन क्लिक करते और उन्हें डिजिटल स्पेस रेंट पर मिल जाती थी। एकदम सिंपल। तो फिर 2003 में क्रिस पिंकहम और बेंजामिन ब्लैक नाम के दो इंजीनियर्स ने एक जबरदस्त पॉइंट उठाया। उन्होंने सोचा, अगर हमने अंदर एक इतना शानदार ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही लिया है तो हम इसे पूरी दुनिया के स्टार्टअप्स को रेंट पर क्यों नहीं दे देते। अगर एम्प्लॉयज बटन दबाकर सर्वर ऑर्डर कर सकते हैं तो बाहर के लोग हमें पैसे देकर वही रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज सकते। और यहीं से लॉन्च हुआ Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। इसने दुनिया भर के नए फाउंडर्स को 3 बड़ी सुपर पावर्स दे दी। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर का जीरो अपफ्रंट कॉस्ट। दूसरी, इन्फिनिट स्केल। अगर किसी का ऐप सैटरडे को अचानक वायरल हो जाए तो वो तुरंत 1000 नए कंप्यूटर्स ऑर्डर कर सकता था बिना क्रैश हुए। और तीसरी, मंडे को जब ट्रैफिक कम हो जाए तो वापस स्केल डाउन कर लो, सिर्फ उतने ही पैसे देने थे जितना इस्तेमाल किया गया। शुरू में टेक जायंट्स जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल ने AWS का खूब मजाक उड़ाया। उनकी नज़र में ये वैसा ही था जैसे कोई पिज़्ज़ा बेचने वाली दुकान अचानक ट्रैक्टर बेचने लगे। उन्हें लगा एक बुक स्टोर ये लो मार्जिन वाला काम करके क्या ही कर लेगी। उन्होंने इसे गरीब स्टार्टअप्स और कॉलेज के बच्चों का खिलौना बताकर पूरी तरह से नकार दिया। पर फिर एक बड़ा शिफ्ट आया। एयरबीएनबी जैसे छोटे स्टार्टअप्स तो AWS पर ग्रो कर ही रहे थे, लेकिन 2008 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। नेटफ्लिक्स का अपना फिजिकल डेटा सेंटर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी सर्विस कई दिनों तक ठप रही। इस इंसिडेंट के बाद बड़े खिलाड़ियों को भी समझ आ गया कि AWS ही फ्यूचर है, और उन्होंने चुपचाप अपना सारा डेटा Amazon के क्लाउड पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया। भाग 4, द $1 ट्रिलियन रिवील। यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लगातार 9 सालों तक जेफ बेजोस ने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स से बिल्कुल छुपा कर रखा। फिर आया 23 अप्रैल 2015 का दिन। Amazon ने पहली बार AWS की कमाई के आंकड़े दुनिया के सामने पेश किए। सब दंग रह गए जब पता चला कि AWS ने सिर्फ एक क्वार्टर यानी सिर्फ 3 महीने में $1.57 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था। ये खबर आते ही Amazon का स्टॉक एक ही दिन में 14% तक उड़ गया। और अल्टीमेट पंचलाइन तो ये है, 2025 के एस्टिमेट्स के हिसाब से ये एक्सीडेंटल साइड प्रोजेक्ट साल का $46 बिलियन का शुद्ध मुनाफा बना रहा है। इसने Amazon के सबसे पुराने दुश्मन वॉलमार्ट के पूरे बिजनेस के $29 बिलियन के प्रॉफिट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, एक साइड प्रोजेक्ट ने पूरे रिटेल जायंट को प्रॉफिट में पछाड़ दिया। जो टेक्नोलॉजी एक बिखरी हुई स्प्रेडशीट को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, आज वो इन सारी ऐप्स को चलाती हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जूम, यहाँ तक कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भी AWS पर चलती है। ये क्लाउड आर्किटेक्चर आज अकेले $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की स्टैंड अलोन बिजनेस एम्पायर बन चुका है। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे खुद बेजोस के शब्दों में मिलता है। भविष्य में जीतने के लिए लगातार और लंबे समय तक नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना जरूरी है। अगर पहले से ही पता हो कि कोई चीज काम करेगी तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। नए आविष्कार करने के लिए हमेशा नए खतरे उठाने पड़ते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर पहुंचते हैं। अगर एक डूबती हुई बुक स्टोर सिर्फ अपने अंदर के ऑपरेशंस को ठीक करते करते मॉडर्न इंटरनेट का निर्माण कर सकती है, तो आज के टाइम में ना जाने कौन सा अगला $1 ट्रिलियन का साइड प्रोजेक्ट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने बन रहा होगा, जिसे शायद हम अभी नोटिस भी नहीं कर रहे। इस बारे में जरूर सोचिए।